हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिवीजन 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अगर मैंने पहले भी 1 और 2 मार्क्स पे सेपरेट वीडियो बना रखी हैं, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के चैनल मैथ्स कॉम्पिटेंस यूके में देख सकते हैं। आप सर्च बार पे टाइप करेंगे MATHSCOMPETENCE और यूके टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। आपको देखिए क्या गिवन है, वृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है इक्वल टू वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू दे रखा है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। देखो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं यानी न्यूमेरिकली जो दोनों उनकी वैल्यू हैं वो दोनों इक्वल हैं। और आपको फाइंड करना है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये गिवन है तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। सर्कल का पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस कहते हैं जिसे। देखिए बच्चों, जो राउंड चीज़ है उसमें हम देखिए उसे क्या कह देंगे, अगर आपके पास यहाँ पे ये सर्कल है आपके पास तो इसकी जो आउटर बाउंड्री की लेंथ है इसे हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं और आप इसे पेरीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप, कंफ्यूज मत होना, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस और वृत्त का पेरीमीटर एक ही चीज़ है। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे परिधि का यानी कि सर्कमफ्रेंस का क्या आ जाएगा 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों πr²। हमें देखिए रेडियस फाइंड करना है, r की वैल्यू निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। पाई कैंसिल कर दिया हमने और देखिए ये r² है यानी r इंटू आर है तो एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग होगा कितना, r = 2 और यूनिट दे नहीं रखी है तो 2 मात्रक आप लिख देंगे। यानी कि कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो गया, जो क वाला फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए, a और d दे रखे हैं। देखिए बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था 2 तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, देखिए पहला पद क्या होता है, A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। दूसरा पद क्या होगा बच्चों समांतर श्रेणी का, मैंने अगर आप समांतर श्रेणी की डेफिनेशन देखेंगे उसमें क्या होता है, AP की डेफिनेशन कि जो नेक्स्ट टर्म होती है ये कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जोड़ने पे आती है। तो हम भी यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर है इसे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म में जोड़ लेते हैं। तो देखिए सीधा ही जोड़ लेते हैं। देखिए इसके डिनोमिनेटर में है 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, और इसके डिनोमिनेटर में है 2 तो एलसीएम हो गया 2। तो दोनों के डिनोमिनेटर को यानी कि हर को 2 बनाएंगे, सॉरी दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, 1 है कि नहीं, इसे हम क्या करेंगे 2 से जब गुना करेंगे तो इसका हर हो जाएगा बच्चों 2, और इसका हल देखिए 1/2, ये तो 2 है ही तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -2/2, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 1, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। देखिए अब देखिए दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों देखिए ये क्या है, असमान चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा अनलाइक साइन क्या होते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी घट जाते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा -1/2। आप डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको, देखिए अगर एक इनमें देखिए कोई भी आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। देखो शॉर्टकट में बता देता हूँ, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से 1 और अपॉन 2 तो -1/2 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो अगर इतना आपने एलसीएम को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों, देखिए एपी की थर्ड टर्म क्या होगी, जो सेकंड टर्म है ये वाली, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर को जोड़ देंगे। और सार्वंतर कितना दे रखा है, देखिए डी को कहते हैं सार्वंतर, इसे जोड़ देंगे क्योंकि एपी की अगली पद किससे आता है बच्चों, हमेशा सार्वंतर जोड़ने पे आता है। देखिए माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा बच्चों 0, बराबर वैल्यू घट जाएंगी 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 0 प्लस, फिर देखो थर्ड टर्म में तीसरे वाले पद में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 4 टर्म आ जाएगी। तो 4 पद ही निकालने थे फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये आ गया पहली पद, ये दूसरा पद,
ये तीसरा और ये चौथा। एक तरीका कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं इसमें, आप इसे फॉर्मूले से जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है उससे भी कर सकते हैं, व्यापक रूप जिसे कहते हैं आप। उसमें आप क्या करते हैं, पहली टर्म तो सेम ही हो जाएगी और दूसरी टर्म निकाल सकते हैं a प्लस डी, यानी कि a की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 और प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/2। फिर वही आपको ऐड करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2 प्लस 1/2 यानी -1/2। इस तरीके से फिर a3 निकालना पड़ेगा a प्लस 2d, a4 निकालना पड़ेगा a प्लस 3d। इस तरह से फाइंड करिए, या कॉमन डिफरेंस को सार्वंतर को, जैसे पहला पद आया उस पर सार्वंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ गया, जो दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तीसरा, और तीसरे में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पे मिसप्रिंट है योग है। आपने इनका सम फाइंड करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए पहले मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता, देखिए योग किससे निकलता है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, पहले 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे। सम के लिए हमारे पास क्या है, देखो ये एपी है, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5। तो इसका सम आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए एपी के सम के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, देखो लास्ट वाली टर्म एल की वैल्यू गिवन है, और मैंने बताया था आपको इससे पहले भी वीडियो में कि जब लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके इजीली इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। एन का मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 10 टर्म्स हैं। ए का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 पहला पद। एल का मतलब क्या हो गया बच्चों, लास्ट टर्म, सबसे लास्ट वाला पद कितना है, 10। तो 2 से 10 कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम, 5 टाइम, 2 5 जा 10, और 5 इंटू और 10 और 1 जुड़ जाएंगे ब्रैकेट में 11, और 11 पंजे 55, 11 5 जा 55। एक देखिए ये भी आपने फॉर्मूला देखा होगा, फर्स्ट 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इससे भी निकाल सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, मैथ्स प्रैक्टिकल में देखा होगा, अगर 10 टर्म्स हैं तो 10 + 1 कितना हो गया, 11/2। इस वाले फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर होगा आपके पास ज़्यादा फॉर्मूले याद करके एपी के सम वाले समांतर श्रेणी का योग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, उससे आप इजीली कर लेंगे। अगर एल दे रखा है तो ये अप्लाई कर लीजिए, अगर एल नहीं दे रखा है तो 2n/2 2a + n - 1 × d। फॉर्मूले को साथ साथ लर्न करते रहिए बच्चों, अब लास्ट आपका रिवीजन चल रहा है तो फॉर्मूले को लर्न करते रहेंगे। देखिए यदि 1 2 x 3 एंड 4 का मीन, माध्य को कहते हैं बच्चों मीन 2 है, यानी कि इसका मीन गिवन है, तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी ये जो नंबर है ये क्या है, यहाँ पे गिवन नहीं है, इस नंबर को निकालना है। देखिए ये देखिए मीन का फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा, मीन इक्वल टू होता है माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यहाँ i = 1 to n भी लिख सकते हैं, फिलहाल आप डायरेक्ट ऐसे सीख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं होगा। ये बच्चों तब यूज होता है जब टेबुलर फॉर्म में डाटा हो, टेबल दे रखी हो, यानी कि इसे कहते हैं वर्गीकृत फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ये अवर्गीकृत है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में सीखे होंगे। इस तरह के आंकड़ों का माध्य, इस तरह के डेटा का मीन निकालते हैं, माध्य बराबर यानी मीन इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षणों का, इसे का कर लेंगे, योग बटे अपॉन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या। देखिए ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में सीखा होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या है, मीन गिवन है, माध्य गिवन है। देखो नंबर कितने हैं पहले देखिए, 1 2 3 4 5 नंबर है। बच्चे छठवां से भी गिन लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 + 2 + x + 3 + 4 + 2 और यहाँ 6। नहीं, ये तो बच्चों मीन है, देखो लिखा क्लियर लिखा है मीन, तो इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे जहाँ पे है, माध्य दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी माध्य के नीचे। प्रेक्षण कौन कौन से हो गए, 1 है, 2 है, x है और 3 है एंड 4 है, 5 ही प्रेक्षण है। ये तो 2 तो इनका क्या है, माध्य है, यानी कि मीन है। अब इसे कैलकुलेट कर सॉल्व करना है। देखिए ये जाएगा क्रॉस में, 5 2 जा 10 और 1 और 2 3 और 3 6 और 4, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 + x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, नंबर्स को एक साइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 10 कितना आ गया, 0। यानी जो नंबर मिसिंग था, इन जिसका मीन, पाँचों का मीन 2 था, ये नंबर कितना आ गया बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
52 तासों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता इक्का हो। देखिए मैंने जो अभी प्रायिकता पे एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, उसमें आपने देखा होगा मैंने कार्ड्स भी दिखा रखे हैं। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। पहला देखिए, एक तो होता है, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको, पान। दूसरा होता है क्या बच्चों, ईंट, इंग्लिश में भी बता देता हूँ मैं आपको। और तीसरा होता है क्या, चिड़ी कह देते हैं इसे। ये ब्लैक क्यों दिखाया मैंने अभी बताता हूँ आपको। और चौथा क्या होता है बच्चों, हुक्म का पत्ता होता है। ये ब्लैक क्यों दिखाए और ये मैंने रेड से क्यों दिखाया, क्योंकि इनका कलर रेड होता है। ये 13 कार्ड्स ये होते हैं और 13 कार्ड्स ये होते हैं, 13 कार्ड्स ये होते हैं, 13 कार्ड्स ये होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52 यानी 52। देखो बच्चों, पान को कहते हैं बेटा हार्ट शेप का होता है, तो इसका नाम हो गया हार्ट, इसका हो गया ब्रिक, ये हो गया क्लब और ये हो गया स्पेड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है। देखो प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था वीडियो में, जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो निकालने पड़ेंगे इक्के के अनुकूल परिणाम, यानी इक्का आने के 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अनुकूल परिणाम यानी जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसके उसके फेवरेबल आउटकम देखेंगे। देखो अब आपको चेक करना है कि इस पूरे 52 कार्ड्स में से, पत्तों में से कितने इक्के हैं। तो देखिए इक्के के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से ए लिखा होता है। अगर आपने कार्ड्स देखे हैं तो आप देख लेना, वहाँ पे कार्ड्स में मैंने दिखा भी रखे हैं। एक कार्ड ये हो गया ए, कितने ए होंगे बच्चों, 4 इक्के होंगे। तो 4 होंगे तो इक्का आने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4। और कुल संभव परिणाम यानी गड्डी में से जब हम कार्ड्स को निकालेंगे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई, 52 कार्ड्स हैं तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालनी है, किसकी, इक्का हो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों कितने ए से आपके पास 4 और टोटल कितने हो गए 52। तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1 बचा, कितना बचा 12, 4 3 जा 12, 1/13। तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, 1/13 हो गई। तो ईजिली आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर कार्ड्स नहीं देखे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में जाएंगे, वहाँ पे मैंने कार्ड्स दिखा रखे हैं 4 टाइप के, ठीक है ना। तो वहाँ पे देख लेंगे किस तरह के, जैसे तस्वीर वाला पत्ता हो तो कितने जो कार्ड्स हैं उनमें वो बनी होती है, फिगर बनी होती है। तो देखो 3 इसके होते हैं, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। तो तस्वीर वाला पत्ता कहेगा तो कितने हो जाएंगे 12/52। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 और कुल पत्तों की संख्या हो जाएगी बच्चों 52। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 12/52। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। ये देखो मैंने बना दी है, लेकिन एग्जाम में आपको खुद बनानी है। मैंने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे पहले ही बना दी है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। ये देखो, ये मैंने सीढ़ी दिखा दी। तो सीढ़ी देखो ऐसे ही दिखाएंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि ये दीवार पर टिकाने पे, ये है बच्चों आपकी वॉल, आपने दीवार वॉल पे टिका दी है ये, और 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की पर पहुंचती है। ये है विंडो, खिड़की, और ये कितने हाइट पे है बच्चों, 8 मीटर की हाइट पे विंडो है। देखो अब ये पूरी मकान की वॉल हो गई आपकी, और इसके 8 मीटर हाइट तक क्या है, विंडो है। दीवार के आधार से, इस वॉल के बेस से, बेस मतलब आधार, ये आ गया, यहाँ से सीढ़ी के निचले सिरे जो स्टेयर है आपके पास, उसका जो बॉटम है ये वाला, की डिस्टेंस की दूरी ज्ञात करो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको डिस्टेंस निकालनी है, यानी दूरी निकालनी है। तो बच्चों मैं इस पर नेमिंग कर देता हूँ। लेट इस पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ क्या, ए, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ बी, और ये तो विंडो है ही। इस पॉइंट को चलो इसे सी ले लेता हूँ, ये विंडो है, ठीक है। देखिए वॉल जो है जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बच्चों, 90 का। तो देखिए ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। एक साइड पता है, 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है। क्या 10 लगाएंगे, या देखो, या तो आप एंगल नहीं दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते, क्यों, एंगल नहीं दे रखा है, या तो फिर आप एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। तो एंगल शायद निकलेगा भी नहीं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप tan थीटा वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। देखो 2 साइड दे रखी हैं, तीसरी साइड निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बच्चों, देखिए हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कौन है, 90 के सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस, और इसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण का वर्ग होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अदर 2 साइड्स का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो सबसे बड़ी साइड ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल में,
इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के प्लस इस वाली साइड यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस इतना ही करना है आपको। सबसे पहला काम करना है कर्ण को यानी हाइपोटेनियस को ढूंढ लेना है आपने। एक बार ये मिल गया तो इसे एक साइड रख देंगे और बाकी दोनों साइडों को एक साइड रख देंगे। वैल्यू प्लेस कर दीजिए फटाफट से। ए सी की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू नोन नहीं है और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो गया 100, ए बी का स्क्वायर 8 को 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 64, 100 माइनस देखो नंबर को मैं ले आ रहा हूँ इधर 100 माइनस 64 नंबर्स को एक साइड कर दिया, ए बी का स्क्वायर 100 में से 64 माइनस कर देना तो 36 बचेगा 36 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब देखो इधर स्क्वायर है हमें ए बी निकालना है तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर किसका है 36 का स्क्वायर रूट यानी 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा और ए बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 मीटर, यानी दीवार के आधार से और इस सीढ़ी के जो बॉटम है पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 6 मीटर। तो बच्चों अगर आप ये क्वेश्चन पहले अपने आप ही सॉल्व कर लीजिए, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप उस टाइम पे वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने आप ही देखिए कि क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। एक बार अपने आप निकाल लीजिए, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, क्षेत्रफल देखिए त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस दे रखा है और अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना के क्लियर कर देते हैं। देखो ये हेमीस्फीयर है और इसका क्या गिवन है बच्चों रेडियस त्रिज्या 7 सेंटीमीटर जो गिवन है यहाँ पे मार्क कर दीजिए। और ये अर्धगोला है यानी कि हेमीस्फीयर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों देखो इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन अधिकतर 1 मार्क्स में आता है, किससे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखो हमारे पास पहले हम लर्न करेंगे किसका फॉर्मूला स्फीयर का। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम कहेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हेमीस्फीयर है यानी इतना वाला सरफेस एरिया आ गया कितना, आधा कर दो इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन बच्चों जब संपूर्ण पृष्ठ होता है तो ये देखो ऊपर वाला पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना आपको। ये पृष्ठ क्या है बच्चों सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला एरिया और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अर्धगोले का यानी हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना फॉर्मूला बन जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा बच्चा। तो फॉर्मूला ढंग से याद करिए। पहला काम तो आप फॉर्मूले लर्न करते रहिए, जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूले लर्न सबसे पहले लिख के देखिए आप। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या कहते हैं रेडियस को, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिख देंगे। 7 से 7 डिवाइड कर दीजिए, 7 का भाग 7 में एक बार। अब गुना करना देखिए 22 को 3 से गुना कर लीजिए, आप अलग से करना चाहे कर लीजिए। वैसे 22 त्रिज्या होता है 66 और 66 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 462 इसका। अब देखो बच्चों आप यूनिट छोड़ दे दो, यहाँ पे अगर एरिया फाइंड करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, अगर वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, यूनिट को जरूर लिखेंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 3 और -2 और -4 के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो 2 पॉइंट हैं बच्चों कोऑर्डिनेट में, 2 पॉइंट के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला है, ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 3 और ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2, -4। इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 1 मार्क्स में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन किया था। देखो यहाँ पे मूल बिंदु था यानी कि ओरिजिन की बात कर रहा था। तो ओरिजिन होता इस पॉइंट की और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस, तो ये पॉइंट तो यही रहता। ओरिजिन होता यानी मूल बिंदु होता तो यहाँ पे आप 0,0 लिख देते, ठीक है ना, और डिस्टेंस निकाल देते। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 1 मार्क्स में पहले करवा रखा है, ठीक है। यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि किस पॉइंट को आप
x1 y1 लेते हैं। मान ली सपोज मैं ले रहा हूँ, पहले ही पॉइंट को ले रहा हूँ x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ले रहा हूँ x2 y2। तो x2 की वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू -3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसे। देखो -2 एंड -2 देखो दोनों क्या है, सेम साइन है, लाइक साइन है, तो लाइक साइन वाले जुड़ जाते हैं और साइन आता है बच्चों, जो अगर माइनस के नंबर जोड़ रहे हो तो माइनस का ही साइन आएगा। यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं साइन में। -4 और -3 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, -37 का स्क्वायर आएगा। क्यों, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, समान चिन्ह, लाइक साइन है, लाइक साइन वाली टर्म्स जुड़ जाएंगी, घट तो सकती नहीं बच्चों। जब साइन सेम है तो घटा कैसे देंगे आप इसे, सब्ट्रैक्ट कैसे कर देंगे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब भी वर्क करते हैं क्या आता है, माइनस साइन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, -4 × -4 आपने सीखा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4 × 4 16, 4 × 4 16, तो यहाँ पे खाली 16 लिखेंगे और 7 का वर्ग लिखेंगे 49। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे 9 और 6 15, 4 1 5 1 6, और देखिए इतना ही लिख देते हैं। आप चेक कर लीजिए चाहे तो आप इसके, अगर हम फैक्टर निकालते हैं 5 5 15 13, देखो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, सॉरी वर्गमूल निकालना है तो पेयर बनना चाहिए, तो यहाँ पेयर बन ही नहीं रहा है, तो इसे हम ऐसे ही वर्गमूल 65 लिख देंगे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से है कॉसेक स्क्वायर ए है, ये उसमें ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए 1 + cos a 1 - cos a = k की वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने का मैंने आपको 2 टेक्निक बता दी है। क्या क्या बताइए जरा याद करिए, अगर नहीं देखिए देखिए वीडियो में देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और 2 टेक्निक आपको मैंने बता दी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक टेक्निक बताई थी मैंने, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस, यानी बेसिक यूनिट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। दूसरा एक मैंने रेशनलाइजेशन वाला यानी प्रमेयीकरण वाला क्वेश्चन आपको सिखा दिया है। आप देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन पूरा साइन कॉस में है? नहीं है, ये कॉसेक है। अब हमको यहाँ पे इसे बदलने के लिए मैंने बताया था 2 तरह के रिलेशनशिप, या तो रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संबंध प्रयोग करते हैं, या फिर कोशिएंट संबंध प्रयोग करते हैं। हिंदी में मुझे याद नहीं है, कोशिएंट रिलेशनशिप प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉसेक कोशिएंट रिलेशनशिप करते हैं टेन और कॉट को चेंज करने के लिए। तो व्युत्क्रम देखो, कॉसेक है तो व्युत्क्रम संबंध से चेंज होगा। कॉसेक का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉसेक ए होता है साइन ए का व्युत्क्रम, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/sin a। तो ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर है। इसे भी मैं साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, a + b, चलो मैं लिख देता हूँ a + b एंड a - b दिख रहा है। देखो a यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, इसे हम a ले सकते हैं। ये cos a है, यहाँ पे b, ये भी cos a है, तो इसे हम b ले लेते हैं। तो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, और a + b और a - b होता है a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, और b का स्क्वायर cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर है। अब हमें आंसर चाहिए बच्चों इक्वल टू क्या है, k। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, सोचो से। कोई मेथड दिख रहा है आपको यहाँ पे सॉल्व करने का? देखिए 1/sin स्क्वायर ठीक है, लेकिन 1 - cos स्क्वायर है। ध्यान करिए, मैंने दोनों क्वेश्चन में सर्वसमीकाएं यूज की थी। देखो 1 - cos स्क्वायर है, 1 में से cos स्क्वायर है माइनस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीका से आता है साइन स्क्वायर है, और 1 में से साइन स्क्वायर है माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, काफ़ी क्वेश्चन में यूज होती है। अगर आपको साइन स्क्वायर को यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर होगा तो इसे लिख देंगे कितना, साइन स्क्वायर है। अब देखिए न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू k, यानी 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1 कितना हो गया 1, यानी 1 × 1 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें जो कांस्टेंट यहाँ पे जो नंबर था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दे रखे हैं। अब देखो मैंने एक तो फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो द्विघात बहुपद जो है निकालने का फॉर्मूला है, पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या था बच्चों, x² - अल्फा + बीटा भी लिख सकते हैं, और अगर हिंदी में लिखना है शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी आपको लर्न करना है, इंटू x
प्लस शून्यकों का गुणनफल। जो भी तरीके से आपने याद करना है याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला है बेटा, सीधा यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए। अब क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख दें। देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखा है, शून्यक दे रखे हैं कि शून्यकों का योग दे रखा है। यहाँ पे ओनली शून्यक दे रखे हैं, तो यहाँ पे शून्यकों का योग नहीं है। तो अगर शून्यकों का योग नहीं है तो इसका मतलब पहले आपने निकालना है शून्यकों का योग, इसीलिए मैंने पहले जगह छोड़ दी थी। तो शून्यक क्या है, -4 प्लस 3। देखो दोनों के साइन क्या है, अलग अलग हैं, तो माइनस कर दीजिए। 4 - 3 1, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। शून्यकों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए। तो पहले जो वैल्यू रखनी है उनको आप पहले फाइंड कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -12। इन वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। सम ऑफ जीरोज निकाला कितना, -1। शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज कहेंगे, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो शून्यकों का गुणनफल निकाला कितना, -12। और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 1 को लिखते नहीं है गुणांक को, प्लस इंटू माइनस माइनस, और -12 आ गया आपके पास द्विघात बहुपद। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हो गए 1 मार्क्स वाले, और 20 क्वेश्चंस मैंने आपको डाल रखे हैं किसमें, वीडियोज़ में। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए 2 मार्क्स पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, 15 cot A = 8। देखो 8 एक साइड दिख रही है, एक साइड यहाँ है, इसे मैं ले आ रहा हूँ कहाँ, नीचे। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों बन जाएगा टिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पास बन जाएगा 8/15। टिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया ना बच्चों आपके पास, 8 ये आ गया 15। और देखिए कॉट, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको पहली बात तो लर्न होगा, 10 का उल्टा कॉट होता है। देखिए साइन, कॉस और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी कि व्युत्क्रम कौन होता है, साइन का, सॉरी 10 का व्युत्क्रम होता है कॉट, और साइन का होता है कौन, कॉसेक। ठीक है, तो क्या किया हमने, को देखो 10 होता है बच्चों, देखो आपने मैंने बताया था इस तरह से लिख दीजिए LAL KKA। अगर आपने इंग्लिश में लर्न कर रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे कर्ण। हिंदी में कहेंगे तो लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन हुआ, 10। कॉट को करना है तो नीचे से पढ़ेंगे, आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब भी ऐसे रेशियो का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्या बना देंगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे 2 साइड दे रखी है, कौन कौन सी, अब मुझे आपको साइड पता लग गई कौन सी। देखिए इसे मैं लिख देता हूँ, नीचे से लिखिए, ध्यान रखिए आपके पास। नीचे से लिखने में क्या होगा कि यहाँ ये वाला आपके पास एंगल है, तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट कौन हो गया, ये हाइपोटेनियस होगा कर्ण, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। ध्यान रखना, आधार, लंब और कर्ण हो जाएगा। नीचे एंगल रखना ध्यान, हमेशा ऐसे ही करना आपको। ए नेक्स्ट देखिए कॉट ए हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कॉट क्या है, आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस कितना आ जाएगा 8, और कांस्टेंट यूज कर लेंगे k, और लंब कितना हो गया बच्चों 15k। क्लियर, आधार बटे लंब, ये आधार यानी बेस है, ये परपेंडिकुलर लंब है 15k। थर्ड साइड निकाल दीजिए फटाफट से, मैं तेजी से निकाल देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। आपको मैंने सिखा दी कई बार पाइथागोरस थ्योरम। AB² प्लस BC², वैल्यू प्लेस करिए। AC की वैल्यू नोन नहीं है, AB की वैल्यू पता है कितनी 8k का स्क्वायर, और BC की वैल्यू पता है कितनी 15k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर। देखिए बच्चों स्क्वायर कर लीजिए फटाफट से। AC² = 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा k², और 15 का स्क्वायर होता है 225k²। तो आप जोड़ लीजिए, जोड़ के कितना आएगा 2549 और 268, 289 आ जाएगा। और 289 किसका, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा AC, और ये स्क्वायर रूट होता है किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 17, और ये हो जाएगा k² का वर्गमूल हो जाएगा k, यानी ये साइड आ गई 17। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, साइन ए की। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब वाली साइड कौन सी है BC, और कर्ण यानी हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है AC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 8k, और AC की वैल्यू कितनी आ गई, अभी फाइंड की हमने 17k। k से k कैंसिल कर देंगे तो 8:17, यानी कि साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 8/17। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये 3x² - 21k
27 के शून्यक यानी जीरोज निकालने हैं। तो मैंने बताया था आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, विदाउट फैक्टर आप जीरोज नहीं फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर के मैंने देखो 3 मेथड बताए थे। फर्स्ट जो पहला मेथड बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला, दूसरा मेथड बताया था सर्वसमीका का प्रयोग, और तीसरा मेथड बताया था मध्य पद विभाजन यानी मिडिल टर्म स्प्लिट। देखिए ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 पद होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, इसमें 3 पद होते हैं। ये हो सकता है स्क्वायर होने चाहिए दोनों, ये हो सकता है कॉमन होने चाहिए। देखो 2 टर्म्स में याद रखिए, अगर 2 ही टर्म, देखो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, 2 टर्म्स में यही दोनों फॉर्मूले लगते हैं। चेक करिए, पहले कॉमन ही चेक कर लीजिए। देखिए 3 और 27, देखो 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27, तो देखो इनका कॉमन फैक्टर हो गया 3, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 जा 27। 3 कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 27, तो 3 9 में 27, 9 आ गया। तो ये तो हो गया, हमने लगा दिया उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल दिया इसका। अब हमें निकालने हैं शून्यक। अब देखो अभी इसके दोबारा फैक्टर हो सकते हैं गुणनखंड, कौन से वाले फॉर्म में से? देखो इसकी तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये स्क्वायर है देखो एक्स का, और यहाँ देखो बी का स्क्वायर चाहिए, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? 3 का। तो मैं दोबारा इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर निकाल देता हूँ। तो 3 और मैं बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये है बच्चों किसका स्क्वायर? एक्स का, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे कितने? मैंने बताया था a प्लस बी, एक बार a प्लस बी यानी x प्लस 3, और a माइनस बी यानी कि x माइनस 3, एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। ये आ गए इसके बच्चों फैक्टर। लेकिन हमें फैक्टर नहीं निकालने हैं, गुणनखंड नहीं निकालने हैं। गुणनखंड थोड़ा पूछा है, क्या पूछा है? शून्यक। शून्यक आपने क्लास 9 में सीखा है, जीरोज कैसे निकालते हैं। ये क्या था? द्विघात बहुपद था। अब ये आ गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने आपने सीखे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। तो देखिए 3 तो कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, x प्लस 3 को 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 3 को बदल लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? -3। या और ये भी 0 हो सकता है। देखो शून्यक निकालने के लिए जो रैखिक बहुपद है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उनकी वैल्यू को क्या रखेंगे? 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो -3 इधर लाएंगे तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो अतः यानी जीरोज क्या आ गए? अतः शून्यक। लास्ट में आंसर जरूर लिखिए बच्चों, जो कह रहा जो फाइंड करना है क्वेश्चन, शून्यक निकालने, तो लास्ट में लिख दीजिए अतः शून्यक -3 और 3 है। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो देखता है कि क्या निकाला। ये तो कैलकुलेशन का ध्यान नहीं जाता है, सीधा आंसर पे ध्यान जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि आंसर को आप लिख देंगे जो फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुओं 4, -1 बना लेते हैं, और जोड़ने वाले रेखाखंड 2 पॉइंट को, एक लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट को जोड़ने वाला। एक पॉइंट देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक पॉइंट को आप ले लेंगे A और सेकंड पॉइंट को ले लेंगे B, और यहाँ पे ले लेंगे कोऑर्डिनेट A के निर्देशांक 4, -1 और B के निर्देशांक -2, -3। तो पहला पॉइंट हमेशा क्या मान लेते हैं हम? x1 y1, और दूसरे पॉइंट को क्या मान लेते हैं? x2 y2। अब फाइंड क्या करना है? देखो रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये जो लाइन है इसके जो बीच में पॉइंट होगा, यानी जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और आपने देखा होगा फॉर्मूले में अधिकतर हम जो मिड पॉइंट हो गया या विभाजन बिंदु हो गया, उसे हम लेते हैं P और उसके कोऑर्डिनेट मानते हैं x और y। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार वो ये कोऑर्डिनेट दे देता है, इसके फाइंड करने को कह देता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ तो मध्य बिंदु ही निकालना है, तो ये तो इजी हो गया। तो मध्य बिंदु का निकालने का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बच्चों? ये विभाजन सूत्र से ही बनता है ये वाला फॉर्मूला भी, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 यानी पहले वाले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट देखिए, देखो, प्लस x2 दूसरे वाले पॉइंट का पहला वाला, देखो पहला वाला कोऑर्डिनेट x होता है, ध्यान रखना, y एक्सिस से दूरी होती है, अपॉन 2। देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, घटा दो फटाफट, 4 में से 2 गया 2, और बड़े नंबर का चिन्ह 2, 2 से 2 को डिवाइड करो एक बार, यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब रह गई क्या? y की वैल्यू। इसका भी फॉर्मूला सेम यही है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है? -1, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -3, और अपॉन 2। देखिए -1 और -3 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -4 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ गई वैल्यू? -2। आप लास्ट में लिख देंगे अतः मध्य बिंदु क्या आया बच्चों? 1, -2 है। मैंने बताया ना, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर जरूर लिखेंगे लास्ट में। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
लाइन सेगमेंट इज 1,-2, यानी कि मध्य बिंदु के दशांक 1,-2 है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा फास्ट करेंगे वीडियो को ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो आपको करना स्वयं ही है, ठीक है ना। HCF 306 और 657 इक्वल टू 9, एलसीएम 306 657 फाइंड करना है, ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन को समझिए, देखिए HCF ये कौन है, फर्स्ट नंबर, ये कौन है सेकंड नंबर, इनका HCF कितना है 9। एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर तुम्हें निकालना है, यानी कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली हो गया कि एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम फाइंड करिए, ठीक है। नंबर दे रखे हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला, देखिए एक फॉर्मूला है आपके पास HCF को, और अगर हम LCM को मल्टीप्लाई करें, देखो फॉर्मूला रन करते ही भी है, ये फर्स्ट चैप्टर से है ये। LCM और HCF को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है प्रोडक्ट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसे देखो कई तरीके से लिख सकते हैं, इसे A इंटू बी भी लिख सकते हैं, पहली संख्या को A दूसरी को B, या ऐसे लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। मैंने देखो सब तरीका बता दिया, A इंटू बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या दो संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापत्ति, बहुत आसान है, जो फाइंड करना है उसके साथ वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी। फॉर्मूला ही बना लेते हैं, देखिए जो क्या बोला मैंने आपके पास कि जो फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है, तो उसके साथ वाली टर्म कहाँ जाएगी, जब दूसरी साइड ले आएंगे तो कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में चल जाएगी। अगर दूसरी संख्या निकालनी है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCF इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर। देखो फॉर्मूला चेंज जाएगा, जो भी फाइंड करना है, अगर ये निकालना है तो ये वाली संख्या इधर इसके डिनोमिनेटर यानी हर में चली जाएगी। नंबर रखिए फटाफट से, पहला नंबर क्या था बच्चों 306, और दूसरा नंबर क्या था बच्चों 657 यानी 657, और HCF कितना था 9। देखो HCF जो है दोनों नंबर को जरूर कैंसिल करेगा, ध्यान रखना, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौके 36, 9 से डिवाइड कर दिया 34 टाइम, और 657 को और 34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेक कर लेना, मैं फटाफट से कर रहा हूँ। देख लीजिए 22,338, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आ जाएगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन को, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला तभी लगता है केवल जब आपके पास 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो। अगर 3 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो आपको मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन बता रखा है, सभी ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर आएंगे, ऑल फैक्टर्स और हाईएस्ट पावर आएगी उनकी, यानी सभी गुणनखंड आएंगे और उनकी क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा वाली घात को लेंगे। तो आपने अगर नहीं देखा तो मैंने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डाल रखी है वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी AP, विच टर्म ऑफ AP इज 78। एक AP गिवन है, समांतर श्रेणी पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। देखो बच्चों पहले देखिए गिवन क्या क्या है, देखो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को लिख देंगे पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और इसे दिखाते हैं A से इक्वल टू हो गया बच्चों 3। और देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, ये देखो फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, सार्वंतर निकालना है तो इसे हम दिखाते हैं कॉमन डिफरेंस को D से। ये क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं आपको, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, किसी भी टर्म को माइनस कर दीजिए, सब सेम आएगा, या तो इससे इसे माइनस कर दीजिए या इससे माइनस कर दीजिए। AP का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना कि कहीं से भी माइनस कर सकते हैं। तो ये आ गया 5। अब बच्चों देखिए यहाँ पे है मेन क्वेश्चन, अब ये N है या AN है, ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो ध्यान से पढ़िए, विच टर्म ऑफ AP, कौन सी टर्म, टर्म का मतलब टर्म तो फाइंड करनी है, और टर्म कहते हैं किसे, N को, या कौन सा पद, पद आपको निकालना है, पद निकालना है इसका मतलब तुम्हें N निकालना है। तो अब चौथी चीज क्या बची, AN, भाई AN ही तो बची, लास्ट पद क्या हो गया AN, और जब ये योग का सवाल होता है तो इसे L भी लिख देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। और हमें निकालना है इसमें कि कौन सी टर्म 78 है, N फाइंड करना है, और AP का N बाई पद का nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, N-1 इंटू D।
तो ए एन की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे 78 इक्वल टू 3 प्लस एन, फाइंड करना है -1 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ पे कई सारे मेथड हैं, देखो एक मेथड तो ये है कि ब्रैकेट ओपन कर दो, लेकिन मैं आपको देखो इजी मेथड दिखा रहा हूँ। आपको n निकालना, इसे यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक एक करके 1 बाई 1 ट्रांसपोज करेंगे कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा -3 और बचेगा n-1 और इंटू मल्टीप्लाई 5। 78 में से 3 घटा देंगे 75 और n-1 इंटू 5, ये भी इजी मेथड है बच्चों काफ़ी ना। तो 75, इसमें कैलकुलेशन भी कम हो जाती है जब बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो मल्टीप्लाई 5 को इधर ट्रांसपोज करना है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में, यानी n-1 5 का भाग दे देंगे, 5 ही कम 5 और 2 बचा 25, 5 बजे 25, 15 आ गया। अब देखो अब कौन ट्रांसपोज करेंगे, -1 को भी ले आ रहा हूँ, देखो जरा यहाँ से -1 भी इधर ले गया हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा +1, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो कौन सी टर्म्स, लास्ट में आंसर लिख देंगे कि विच टर्म ऑफ ए पी इज 78। तो कौन सी टर्म AP की 78 होगी, 16वां पद। अगर इस पद श्रेणी का हम 16वां पद देखेंगे वो होगा बच्चों 78। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है बच्चों, तो लाइक करते रहिए और मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।